ये मुल्क आपकी वलीयत खून से सींची हुई एक एक जमी का हिसाब मांगती है। आप अपने कीमती सोने ज़ेवरात का एक जर्रा भी न देकर बस अपना ईमान इसे सौंप दे, अपना ईमान इसे सौंप दे। नमस्कार दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं सीयूईटी यूजी के जीएटी पोर्शन का जीके जी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस है जो 2022 से लेकर 24 में कई बार रिपीट हो चुके हैं। जो अदर एग्जामिनेशन सीडीएस आपको जितने भी पीजी एंट्रेंस और जितने भी अलग अलग यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस होते हैं जो एनटीए कराता है, उन सबके एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसका एमलगमेशन है, उसका मिक्सचर है। एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जितने भी क्वेश्चंस है उसके अलावा जो मैं आंसर बताऊंगा उसके अलावा मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा, वो आप नोट करिएगा, लिखिएगा, क्योंकि वो जो फैक्ट्स मैं बताऊंगा वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। दूसरे ध्यान देने की बात एक ही है कि क्वालिटीज में सबसे अच्छी क्वालिटी होती है लॉयल्टी की। सीयूटी पाठशाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है जिसने आपसे वादा किया था कि हम लोग यूट्यूब पे अपने फ्री क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, और इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, तो बहुत ध्यान पूर्वक इसे आप देखिएगा, लिखिएगा, नोट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी। हमारा संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है, उसका कौन सा आर्टिकल ये गारंटी करता है राइट टू इक्वालिटी। ठीक, तो राइट टू इक्वालिटी दोस्तों आर्टिकल 14 करता है। ठीक, आर्टिकल 14 क्या कहता है कि सभी लोगों को इक्वल है। ठीक, 15 क्या क्या बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, 16 बात करता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज की, 17 क्या बात करता है अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की, और आर्टिकल 18 क्या बात करता है दोस्तों कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स को अबॉलिश करने की। तो ये जो है आपके टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनका एक पार्ट है। राइट टू इक्वालिटी दोस्तों फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, और फंडामेंटल राइट्स हमारा जो है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। किसमें आता है दोस्तों? तीसरे भाग, जो हमारे मौलिक अधिकार है वो तीसरे भाग में आता है संविधान के। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारा जो देश का संविधान है उसका फाइनल इंटरप्रेटर, उसको इंटरप्रेट कौन करता है, उसका अर्थ कौन निकालता है। पहला क्या है पार्लियामेंट, दूसरा प्रेसिडेंट, तीसरा प्राइम मिनिस्टर, चौथा सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट हमारे संविधान को इंटरप्रेट नहीं करती है, बहुत तो कंफ्यूज होते हैं क्योंकि पार्लियामेंट एक बॉडी, एक लेजिस्लेटिव बॉडी से कानून लॉ बनाना होगा, पर संविधान को इंटरप्रेट नहीं करते। संविधान को इंटरप्रेट कौन करती है? सुप्रीम कोर्ट। तीन जो ऑर्गन्स हैं आपकी मेन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उसमें जुडिशरी को ये राइट दिया गया है कि वो हमारे संविधान को इंटरप्रेट करे। आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट जो है हमारे हेड ऑफ स्टेट होते हैं, पर वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट को जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो किससे एडवाइस लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट से। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, विच अमेंडमेंट यानी कौन सा संशोधन और टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पंचायती राज। कौन सा हमारे संविधान का संशोधन है जिसमें पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया गया था। पंचायती राज दोस्तों दर्शाता क्या है? हमारे देश के फेडरेशन को। आप लोग बोलेंगे फेडरेशन क्या होता है? फेडरेशन मतलब होता है दोस्तों सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, पावर्स का बंटवारा। ठीक, आपको बता दें कि हमारा देश में पावर 3 लेवल से बांटा गया है। पहला क्या है? सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है वो, दूसरा स्टेट लेवल पे, तीसरा क्या है? लोकल लेवल पे। ठीक, 3 लेवल पे हमारे क्या कहते हैं गवर्नमेंट का डिवीजन हुआ है। ठीक, बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो पंचायती राज कब इंट्रोड्यूस होता है? 73rd अमेंडमेंट में। जो दोस्तों गांधीयन सोशलिज्म होता है, गांधीयन सोशलिज्म के अकॉर्डिंग ही हमारे देश में पंचायती राज लाया गया, जो कि एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे संविधान का। ठीक, 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट दोनों 1992 में आए थे। ठीक, 1992 में 73वां और 74वां संशोधन हुआ था। ठीक, और 73rd अमेंडमेंट क्या दर्शाता है? हमारा पंचायती राज। आगे बढ़ते हैं। 74th अमेंडमेंट हमारा दोस्तों क्या कहता है? ये बात करता है आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, जो सिटीज होती है, सिटीज लेवल पे होती है, उनमें जो क्या कहते हैं जो गवर्नमेंट बनेगी, वो 74th अमेंडमेंट है। 1992 में आई थी, और गांधी सोशलिज्म के बेस जो डीपीएसपी था उनमें माना गया था कि गांवों को इतना सशक्त बनाना चाहिए कि वो खुद से अपने आप को रूल कर सके, अपनी बेहतरी का फैसला कर सकते थे, क्योंकि महात्मा गांधी का ये मानना था कि जो देश है वो गांवों से मिलकर बनता है। एक बहुत ध्यान देने की बात है कि जब संविधान बन रहा था तो 2 फिलॉसफीज थी।
एक बात ये माना था गांधी जी का, गांधी फिलोसफी ये कहती थी कि गांधी सोशलिज्म की फिलोसफी कहती थी कि गांवों को इतनी पावर दे दी जाए कि वो अपने खुद से पैसे बनाए, उनको पैसा दे दिया जाए, खुद से रूल करे। पर अंबेडकर ने इसका विरोध किया कि सेंटर का पावरफुल बनाइए। अंबेडकर ने गांव को पैसा मत दीजिए, क्योंकि गांव में अभी भी बहुत ज्यादा जो कहते हैं क्लासिज्म और कास्टिज्म थी। तो अंबेडकर जी की बात सही थी और गांधी जी की बात समवेयर सही थी, सही गलत थी। इसलिए हमारे देश में ऐसे लेवल ऑफ गवर्नमेंट बने। अगला क्या है, 42nd अमेंडमेंट। आंसर इसका 72nd अमेंडमेंट होगा वैसे। इसके बाद 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे बल्क में चेंजेस हुए थे, बतेरे में चेंजेस हुए थे। ठीक, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, बहुत सारे चेंजेस हुए थे इसमें। कभी मैं किसी लेक्चर में आपको बता दूंगा कि क्या क्या चेंजेस हुए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 44th अमेंडमेंट क्या है दोस्तों, ये आपको 1978 में, 1976 में आया था। ये 1978 में आया था। इसके बारे में ये मोरारजी देसाई की जब सरकार आई थी आफ्टर इमरजेंसी, तो उन्होंने बहुत सारे इमरजेंसी में लिए हुए डिसीजन को ओवररूल किया, चेंज किया था उसके बारे में। व्हाट इज द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देश के राष्ट्रपति का टर्म क्या है? बहुत इजी सवाल है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से कमेंट में बताइएगा। ये बहुत इजी है, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, राज्य के मूल्य निर्वाचन तत्व, जो बताते हैं कि हमारे देश को किस दिशा में बढ़ना है। डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट दोस्तों आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया था। कहां से? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आयरलैंड से। हमारे संविधान ने बहुत सारी चीजें बहुत सारे संविधानों से ली है। ठीक, उनमें से एक डीपीएसपी है। ठीक, डीपीएसपी जो है दोस्तों पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ठीक, इसका आंसर आर्टिकल 36 होगा। ठीक, क्योंकि आर्टिकल 36 से ही चालू होता है। जैसे 36 से 51 सारे डीपीएसपी के पार्ट होते हैं। आर्टिकल 32 बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आर्टिकल 32 क्या है, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। आर्टिकल 32 जो है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का है, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिल और धड़कन, सॉरी दिल और आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु हेड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोस्तों जो होते हैं वो हमारे मेनली जितनी मिनिस्ट्रीज होती हैं उनके हेड होते हैं। ठीक, प्राइम मिनिस्टर जो हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के होते हैं। ठीक, ये तो इंपॉर्टेंट, ये तो क्लियर मैं कर दूं पहले को। प्रधानमंत्री किसके हेड होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आर्टिकल 74, अगर मैंने आपको डिस्कस किया हो तो आर्टिकल 74, ये एक चीज मैं एक बार आपसे आर्टिकल 74 का चर्चा करना चाहूंगा। इसको एक मिनट रुकिए, एक नए स्लाइड में आपको अच्छे से समझाता हूँ। आर्टिकल 74 के बारे में आपको बताना चाहूंगा। आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जो प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट जो है वो किसके एडवाइस पे काम करेंगे, जो भी डिसीजन हो किसके एडवाइस लेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो एडवाइस करेंगे उन पे काम करेंगे। ठीक, अगर प्रेसिडेंट को कोई चीज उनको पसंद नहीं आती है, मान लीजिए इन्होंने कुछ रिकमेंड किया इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो प्रेसिडेंट क्या कहेंगे कि इसको वापस से देखो, एक बार वापस से रिकमेंड करो। ठीक, उसने कुछ चेंजेस करने के लिए बोल सकता है कि मुझे पसंद नहीं है, दोबारा देखो। पर अगर दोबारा अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई चीज इनको भेज दिया प्रेसिडेंट को, तो इन्हें अप्रूव करना पड़ेगा, ही हैज टू अप्रूव इट। ठीक, अप्रूव करना पड़ेगा अगर दोबारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई चीज प्रेसिडेंट को भेज दी। ये आर्टिकल 74 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सिविल सर्विसेज में भी के पेपर में भी प्री वगैरह के स्टेट लेवल के प्री पे और यूपीएससी लेवल पे क्वेश्चन आ चुका है। और अक्सर ये सीडीएस वगैरह के और जितने भी एनटी एग्जामिनेशन है, ये आर्टिकल 74 एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोग जरूर पढ़िएगा एक बार। हमारे देश के संविधान को पढ़ने की बहुत तरीके से जरूरत है, क्योंकि संविधान या फिर आईन या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे देश का नींव है। एक ऐसा किताब है जो लोगों को राइट्स देता है,
बोलने का, बैठने का, घूमने का, पढ़ने का, अपना धर्म चुनने का, अपनी मर्जी से विवाह करने का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन है विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट। कौन सा हाउस है पार्लियामेंट का? पार्लियामेंट दोस्तों क्या है? एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, ठीक, जो लॉज बनाता है, ठीक, लेजिस्लेटिव बॉडी लॉज बनाता है। तो कौन सा ऐसा हाउस है पार्लियामेंट का जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, ठीक। दोस्तों ध्यान देने की जरूरत है कि जो पार्लियामेंट है हमारा, ठीक, पार्लियामेंट जो है हमारा वो 3 भागों में बटा हुआ है, पर हाउसेस 2 ही है। पार्लियामेंट के 2 हाउस कौन कौन से देख लेते हैं हम लोग अच्छे से दोस्तों। पार्लियामेंट में 2 हाउसेस है, कौन कौन से? एक है लोकसभा, दूसरा कौन सा है? राज्यसभा। राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट। वेरी गुड। और इसको क्या कहते हैं? हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ पीपल। ध्यान देने की बात ये दोस्तों कि इसको लोकसभा का हाउस ऑफ पीपल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम लोग जो भी 18 साल के ऊपर है, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हम लोग वोट कर सकते हैं। लोकसभा का इलेक्शन हर 5 साल में होता है, ठीक। राज्यसभा में कौन वोटिंग करता है? राज्यसभा के इलेक्शन में जो भी हमारे एमएलए एंड एमएलसीज होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? एमएलए और एमएलसीज। एमएलए तो आपको पता होगा कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधायक। एमएलसी कौन होते हैं? एमएलसी विधायक होते हैं। एमएलसी के बारे में मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। एमएलसी के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक। दोस्तों जो लेजिस्लेचर होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है यूनिकैमरल, एक होता है यूनिकैमरल, ठीक। दूसरा क्या होता है? बाइकैमरल। बाइकैमरल वो होता है जिसमें 2 हाउसेस होते हैं, ठीक। सेंटर के लेवल पे तो हमारे 2 हाउसेस हैं, लोकसभा राज्यसभा। स्टेट के लेवल पे ऐसे 6 स्टेट्स हैं, 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। कौन कौन से वो राज्य हैं मैं आपको यहां मेंशन कर देता हूं, ठीक। उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। दोस्तों पहले जम्मू कश्मीर में भी यूनियन कहते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर हुआ करता था, पर अब नहीं है। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर खुद ही स्टेट नहीं है। आई थिंक ये आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान देने की दोस्तों इस बात की जरूरत है कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैं बताऊंगा, तो आपको यहीं यहाँ समझने की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगे जो आपको क्या कहते हैं एक्स्ट्रा बताऊंगा, उसको आपको समझने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। जो कहते हैं राज्यसभा कहते हैं। विधान परिषद को विधान परिषद एमएलसी के होते हैं, विधानसभा एमएलए का होता है, ठीक। What is the minimum age required to become a member of the लोकसभा? लोकसभा का मेंबर बनने का मिनिमम एज क्या होता है? तो वो होता है 25 साल। 25 साल की उम्र में आप लोग मिनिमम एज आपको क्वालिफिकेशन का हो जाता है कि आप लोकसभा के मेंबर हो सकते हैं। ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों कि जो लोकसभा में वोट का जो मिनिमम एज होता है वो कितना होता है? 18 ईयर्स, 18 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। पहले 21 हुआ करता था, फिर 61st अमेंडमेंट में 1989 में जो हुआ था वो क्या हो गया? 18 हो गया। पहले 21 था, फिर 18 हो गया। हमारा इंडिया पहला ऐसा देश है जो वोटिंग राइट्स में सबको दिया है। महिलाओं को, बच्चों सॉरी महिलाओं को और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं किया है, सबको वोटिंग राइट्स दिए हुए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? Which article of the Constitution deals with the right to freedom of speech and expression? फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
कौन से अनुच्छेद से मिलती है? तो वो क्या, अनुच्छेद 19। आर्टिकल 19 क्या बोलता है कि हर एक इंसान आजाद है अपनी अभिव्यक्ति के लिए, बोलने के लिए, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ध्यान देने की इस बात की जरूरत है कि वो डेरोगेटरी ना हो, ऑब्सीन ना हो और डिसरिस्पेक्टफुल ना हो किसी कमिटी के लिए, किसी लोगों के लिए। इसलिए आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर, ये आर्टिकल 19 ही एक ऐसा चीज है जो जो हमारे देश में न्यूज, जो कहते हैं जो चौथा पिलर है, मीडिया। चार तीन पिलर तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, डेमोक्रेसी के, चौथा पिलर क्या है? मीडिया। जो मीडिया हाउसेस है उसको बना रखा है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टर्म ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सीजीआई। दूसरे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आर्टिकल 19 की देन है कि हम लोग यूट्यूब पे पढ़ भी सकते हैं कि मैं अपने व्यक्ति कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये अनुच्छेद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। डेमोक्रेसी के एक तरह से पिलर ही है ये अनुच्छेद जो है। ठीक, लाइक है व्हाट इज द टर्म ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सीजीआई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का टेन्योर कितना, टर्म कितना होता है? तो अप टू एज 65, 65 साल की उम्र तक। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होते हैं वही होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, दो ही बार ऐसा हुआ कि सीनियर मोस्ट जज नहीं बना है। एक बार 1973 में इंदिरा गांधी ने एन रे को बना दिया था, जो बहुत विवादास्पद हुआ। उसके बाद जो चीजें हुई, इमरजेंसी वगैरह लगा, वो किसी और दिन मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको डेमोक्रेसी में कैसे क्राइसिस आया था, जब इमरजेंसी का कोई पीरियड, जब हम लोग जानेंगे 1975 में कैसे इमरजेंसी आई, जयप्रकाश नारायण ने क्या रोल था, मोरारजी देसाई क्या रोल था, कैसे जो आज के नेता जितने फेमस नेता है, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, एल के आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी, कहते हैं नीतीश कुमार, ये सब पार्टिसिपेट किए थे इमरजेंसी के खिलाफ। कभी किसी दिन चर्चा होगी। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द ओशन करंट? ज्योग्राफी क्वेश्चन है, एक बार आपको ध्यान देना। ओशन करंट का जो मेन कॉज क्या होता है? विंड्स। विंड के चलते ओशन करंट्स आते हैं। ठीक, अगला क्या है? ये करंट बिजली वाला करंट नहीं होता है। अगला क्या है? विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन सहारा डेजर्ट? सहारा डेजर्ट एक मरुस्थल है, एक रेगिस्तान है। तो उसमें कौन सा होगा? ऑब्वियसली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो नहीं होगा, मेडिटेरियन नहीं होगा, टेम्परेट नहीं होगा, क्या होगा? एरिड होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? लॉन्गेस्ट रिवर आपको क्या होगा दोस्तों? नाइल होगा वर्ल्ड में। ठीक, गंगा जो होगा इंडिया का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट शेयर द बॉर्डर विद इंडिया? इंडिया से कौन से देश बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं? अगर आप इंडिया का मैप कुछ याद रखेंगे, ये साउथ इंडिया हुआ, तो इधर याद रखिएगा आपको, इधर इधर आपको कुछ बांग्लादेश यहाँ पे है, इधर थोड़ा आपको नेपाल भूटान इधर है। ठीक, ये इधर पाकिस्तान है और इधर हल्का सा बॉर्डर शेयर करते हैं अफगानिस्तान से। ठीक, एलिमिनेट करिए आप लोग। अगर आपको याद ना, तो एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन बनाया, क्योंकि नेपाल से तो मुझे याद है शेयर करता है। ठीक, तो नेपाल तो नहीं होगा। भूटान से भी हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा बहुत हम इधर शेयर करते हैं नेपाल भूटान से, तो ये तो नहीं होगा। बांग्लादेश से जो करती है इधर से पूरा हम लोग, क्योंकि बंगालों का विभाजन में से हुआ है। ठीक, बांग्लादेश से भी नहीं करते हैं। और अफगानिस्तान से थोड़ा सा हम लोग डुरंडो लाइन पे ऐसे शेयर करते हैं। ठीक, उसको बॉर्डर करें डुरंडो लाइन कहते हैं हम लोग। ठीक, म्यांमार से हम लोग बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा? ओटावा। कनाडा कैपिटल क्या है? ओटावा। कुछ देशों के कैपिटल, कंट्रीज का कैपिटल सब लोग याद रखने चाहिए, मेनली सभी के याद रखने चाहिए। कुछ एशियन कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, इनमें कुछ मेजर कंट्रीज जो टॉप 50 क्वेश्चन होते हैं, टॉप 50 कंट्रीज हैं जिन्हें क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको करा दूंगा या पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय एरिया इज लेक बैकल। लेक बैकल जो है फ्रेश वाटर, जो लेक, फ्रेश वाटर लेक की बात हो रही है, सबसे ज्यादा इसी का एरिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द इंडियन ओशन इज सराउंडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स? ठीक, तो मेजर 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं दोस्तों, कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। उसके बाद चलते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। 7 कॉन्टिनेंट होते हैं मेनली। आपको थोड़ा बेसिक ऑफ ज्योग्राफी में से आपको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि डायरेक्शन कैसे आपको अंदाजा हो जाए सारी चीजें। ठीक, दोस्तों आपको पता है 4 मेन डायरेक्शन होते हैं। ठीक, 4 मेन डायरेक्शन होता है। ये हो गया नॉर्थ,
ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। आप लोग एक चीज याद रख लीजिए, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है। कॉन्टिनेंट्स हमारे सब कहाँ कहाँ, एक बात मैं आपको बेसिकली हल्का फुल्का ड्रॉ करके बता देता हूँ। ठीक, ये जो आपका इधर का है एशिया है, नॉर्थ में एशिया, ठीक मान लीजिए। ये सब एक अंदाजा बता रहा हूँ, एशिया है। इसके हम पास में से यूरोप है, ठीक, यूरेशियन बाउंड्री से यूरोप है। ये एशिया है, तो थोड़ा एशिया थोड़ा बड़ा भी है, बट यूरोप जो है थोड़ा इतने वाले यूरोप है। और एशिया जो पूरा वो बड़ा सा है एकदम, आके बड़ा सा यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे इंडिया, ये तो एशिया ऐसा है। इधर कुछ आपका अफ्रीका है, इधर आपका मेडागास्कर, ठीक। इधर आपका ऑस्ट्रेलिया है, एकदम उधर है, ठीक, ये साउथ ईस्ट एशिया थोड़ा इधर ऑस्ट्रेलिया है। इधर आपको ये नॉर्थ अमेरिका, ये रहा साउथ अमेरिका, ठीक, और ये रहा अंटार्कटिका, ठीक। ऐसा ही कुछ है कॉन्टिनेंट, अंदाजा मैंने बता दिया, ठीक। ध्यान देने की जरूरत है। इंडियन ओशन कहाँ है यहाँ पे? इंडियन ओशन की बात करें तो क्या क्वेश्चन क्या था आपका कि इंडियन ओशन कौन से 3 कॉन्टिनेंट से बॉर्डर शेयर करता है? तो देखिए आप लोग खुद से देखिए, खुद से आप लोग बता सकते हैं। खुद से अगर देखेंगे तो इंडियन ओशन अगर यहाँ पे आता है तो एशिया से करता है, अफ्रीका से करता है, ऑस्ट्रेलिया से करता है। वेरी गुड। क्या होगा? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। नॉर्थ अमेरिका से तो करता नहीं है, यूरोप से करता नहीं है, और नॉर्थ अमेरिका से करता नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको नहीं आएंगे एलिमिनेशन मेथड से बताइए बनाइएगा। अलग है द कोरिलेस इफेक्ट रिजल्ट इन ज्योग्राफी क्वेश्चन है। इससे क्या होगा आंसर? डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग एयर एंड विंड टू द राइट इन द राइट विंड जो घूमती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। उसके 2 हेमिस्फीयर होते हैं, ये अर्थ है। इक्वेटर के ऊपर क्या होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, इक्वेटर के नीचे क्या होगा? साउदर्न हेमिस्फीयर होगा। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अलग है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मेजर कारण क्या है दोस्तों? सॉइल इरोजन जो फिनोमेना से क्या कहते हैं? द रिमूवल ऑफ द अपर मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल, उसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन भी कारण है, पेड़ काटना, अर्बनाइजेशन, बहुत ज्यादा शहरों का बनना, क्योंकि जो मिट्टी हट जाएगी वहां पे सीमेंट आ जाएगा। ओवरग्रेजिंग बाय लाइवस्टॉक, बहुत ज्यादा, अगर हम लोग जो हमारे पालतू जानवर होते हैं, लाइवस्टॉक होते हैं जिनको पालते हैं फॉर रियरिंग, ठीक, तो क्या होगा? वो ज्यादा ओवरग्रेज कर चर लेंगे तो भी वो खत्म हो जाएगा, तो ऑल ऑफ होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? ड्राई सीजन होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर रहता ही है साल में, एंड में आप लोग देखा होगा, ठीक। हेवी रेनफॉल होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से, तो ठीक। और हाईली बायोडाइवर्सिटी होगा, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना वहां पे प्रेजेंट होंगे ही होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फर्स्ट रूलर टू यूनाइट द इंडिया अंडर सिंगल एम्पायर? से आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। अशोका चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज ये बाद में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य होगा, इन्होंने विद हेल्प ऑफ चाणक्य या फिर कौटिल्य, इन्होंने किसका स्थापना किया था? चाणक्य की हेल्प से मौर्यन वंश का। ये एंशिएंट एंड हिस्ट्री क्वेश्चन है दोस्तों। एक बात देने की जरूरत है कि हिस्ट्री जो 3 पार्ट्स में, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। तो मिडाइवल पार्ट से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, रेयर केस में 2 आते हैं। एंशिएंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट हिस्ट्री से आपको कुछ क्वेश्चन नीर सर या फिर कोई और टीचर आके बताएगा। एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ 50-60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो हम आप लोग को जरूर कराएंगे। कोई टीचर जरूर इस पाठशाला के माध्यम से कराएगा, यहाँ बहुत टीचर्स हैं। उसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं, बुद्धिज्म हो गया, आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हो गया, वैदिक काल हो गया, और जितने भी आपको हर्षा हो गए, जितने भी राजा महाराजा थे, जितने भी आपको कहते हैं नीचे के साउथ के जितने भी चोला पांडवास थे, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ठीक। और मॉडर्न हिस्ट्री को तो पता होगा कि गांधी एरा, जितने मूवमेंट्स हुए, आईएनसी कुछ क्वेश्चन है वो सब आते हैं, वो आपको करा दिए जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अलग है which of the following was the main reason of the decline of the Mughal Empire? मुगल मिडाइवल हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आता है। इन्वेजन ऑफ द ब्रिटिश भी होगा, औरंगजेब की पॉलिसी भी बहुत हार्श हो गई थी, वीक सक्सेसर आफ्टर औरंगजेब, ठीक। औरंगजेब के बाद कोई बड़ा सक्सेसर पता नहीं था, इसका मतलब क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 वाज फॉट बिटवीन। बैटल ऑफ प्लासी जो थी वो 1757 में किसके बीच हुई थी? तो नवाब ऑफ बंगाल और ब्रिटिश के बीच। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर से तो एक बहुत खूबसूरत शेर भी है बहादुर शाह जफर का कि उन्होंने किसी ने उनसे कहा था कि दम दमे में दम नहीं जाफर, खैर मांगो जान की, ठंडी पड़ गई अब देखो तुम्हारी शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने क्या कहा था कि जब तलक गूंज रहेगी वादियों में ईमान की, तक से लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की, तेज हिंदुस्तान की। अगला क्वेश्चन क्या है? हु रोट द फेमस बुक अर्थशास्त्र? तो आपको पता होगा कौटिल्य चाणक्य।
चाणक्य का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है हमारे दो फील्ड्स में, एक इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, दूसरा पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान। लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दुनिया की जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन का पार्ट कौन नहीं रहा है? इसका आंसर वाराणसी होगा, बता दे रहा हूँ। वाराणसी सबसे पुराने साइट है, पर आईबीसी और वाराणसी का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, बहुत बिल्कुल अलग है। ठीक, मोहिंजोदाड़ो जो है उसका था, आपको पता होगा, मोहिंजोदाड़ो आईबीसी का पार्ट था, बहुत फेमस है। हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम भी था, लोथल भी था, गुजरात का एक साइट है, लोथल, कालीबंगन, ये सब थे। ठीक, उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। बहुत सारे फैक्ट्स मैंने अलग से बताए, ठीक, जो आपको आपके लिए बहुत काम के थे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, 25 क्वेश्चन थे, पर मैंने आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बताई, उनको लिखिएगा, रिवाइज करिएगा, बार पढ़िएगा। जल्दी मिलेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।